अस्सलाम वालेकुम। आज हम जनरल फार्मा का मिनी कैडजन से सेकंड चैप्टर और हमारा थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आज हमारे टॉपिक का एंड चैप्टर का नाम है फार्माकोडायनामिक्स। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? ड्रग जो बॉडी पे एक्शन करती है ना, उसमें कौन कौन से एक्शन जो है उसको हम फार्माकोडायनामिक्स में कंसीडर करेंगे। ठीक है, एक आ गया रिसेप्टर की इंटरेक्शन, दूसरा डोज रिस्पॉन्स का फेनोमेना जो सारे आगे हम पढ़ेंगे, और थेराप्यूटिक और टॉक्सिक एक्शंस। ठीक है, इन सारे मैकेनिज्म्स को मिला के जो हम पढ़ेंगे उसको हम फार्माकोडायनामिक्स कहते हैं। नंबर 2 हमारे पास आ जाता है रिसेप्टर। ठीक है, रिसेप्टर पढ़ने से पहले हम इस चैप्टर की डेफिनेशंस देख लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जनरल में डेफिनेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहली डेफिनेशन हमारे पास रिसेप्टर की है, वो मॉलिक्यूल जिसके साथ ड्रग बाइंड करती है। एक सेकेंड। ठीक है, वो मॉलिक्यूल जिसके साथ ड्रग बाइंड करती है। ठीक है, हाँ अब ठीक है। मॉलिक्यूल जिसके साथ ड्रग बाइंड करती है और बाइंड करने के बाद फंक्शन में चेंज लेकर आती है। ठीक है, नंबर 2 हमारे पास आ जाता है इनर्ट बाइंडिंग मॉलिक्यूल या साइट। ये क्या है? ये वो मॉलिक्यूल है जिसके साथ ड्रग बाइंड तो करेगी, लेकिन इसके बाइंड होने के बाद कोई फंक्शन नहीं आए, चेंज नहीं होगा। ठीक है, फिर आ जाता है रिसेप्टर साइट। क्या है? ये रिसेप्टर मॉलिक्यूल का वो स्पेसिफिक रीजन है जिसके साथ ड्रग बाइंड करती है। ठीक है, स्पेयर रिसेप्टर क्या है? स्पेयर रिसेप्टर क्या होता है? यहाँ पे जस्ट डेफिनेशन देख लो, आगे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, वो जब रिसेप्टर जो है, वो रिसेप्टर जो कि बाइंड नहीं करता है ड्रग के साथ, क्यों? क्योंकि ड्रग की कंसंट्रेशन पूरी हो चुकी हुई है। अब कोई ड्रग ही फ्री नहीं है जो इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करे, इसको हम स्पेयर रिसेप्टर कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास अफेक्टर क्या है? ये सिस्टम का वो कंपोनेंट है जो कि ये वाला जो फंक्शन हमने पढ़ा ना कि चेंज आता है फंक्शन में, वो जो चेंज आती है, वो जो इफेक्ट होता है, वो फैक्टर की वजह से होता है। जब रिसेप्टर एक्टिवेट करेगा, एगोनिस्ट एक्टिवेट करेगा रिसेप्टर को, तो जो अफेक्ट आएगा, जो बायोलॉजिकल अफेक्ट होगा, चेंज इन फंक्शन होगा, वो अफेक्टर की वजह से होता है। ठीक है, और ये पार्ट होता है रिसेप्टर पार्ट, मॉलिक्यूल का पार्ट भी हो सकता है, एंजाइम भी हो सकता है, ट्रांसपोर्टर भी हो सकता है, या चैनल भी हो सकता है। एगोनिस्ट क्या है? वो जब ड्रग के साथ बाइंड करता है तो उसको एक्टिवेट कर देता है। फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट क्या है? वो एक ड्रग जो बाइंड करती है, लेकिन वो अपने रिसेप्टर को एक्टिवेट नहीं करती, और वो इस तरह से प्रिवेंट करती है एगोनिस्ट को की एक्टिवेशन को। कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट क्या है? ये फार्माकोलॉजिकल ही एंटागोनिस्ट है, लेकिन इसको आप ओवरकम कर सकते हो अगर आप एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन को ज़्यादा कर दो। इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट है, ये फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट की टाइप है, लेकिन ये इरिवर्सिबली बाइंड हुई होती है। तो अगर आप एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर भी रहे हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वहीं पे रहेगी। फिर आ जाता है फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट। क्या है? इन दो में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, फार्माकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में क्या होता है? ड्रग बाइंड करती है लेकिन डिफरेंट रिसेप्टर के साथ, और वो एक्टिवेशन को प्रिवेंट नहीं कर रही, लेकिन वो उसके ऑपोजिट अफेक्ट शो कर रही है। लाइक एक ड्रग है जो ब्रोंकोडाइलेशन कॉज कर रही है, हम उसके लिए एंटागोनिस्ट दे रहे हैं फिजियोलॉजिकल। तो अगर कोई ब्रोंको कंस्ट्रक्टर दे दें तो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन कॉज कर रही है वो ड्रग, तो वो डिफरेंट रिसेप्टर के साथ बाइंड कर रही है, लेकिन वो ऑपोजिट इफेक्ट कॉज कर रही है। ठीक है, फिर आ जाता है केमिकल एंटागोनिस्ट। ये वो ड्रग है जो इफेक्ट को काउंटर करती है। कैसे? ये एगोनिस्ट ड्रग के साथ दूसरे एगोनिस्ट ड्रग के साथ बाइंड करती है। ठीक है, फिर आ जाता है एलोस्टेरिक एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के। ये वो ड्रग है जो बाइंड करती है रिसेप्टर मॉलिक्यूल के साथ, लेकिन नॉर्मल एगोनिस्ट बाइंडिंग को इंटरफेयर नहीं करती, लेकिन ये नॉर्मल एगोनिस्ट के रिस्पॉन्स को जरूर चेंज करेगी। मतलब बाइंड करेगा नॉर्मल एगोनिस्ट, लेकिन बाइंडिंग को नहीं रोकेगी। यहाँ पे क्या था? ये बाइंडिंग को रोक रही थी, ये यहाँ पे बाइंडिंग को नहीं रोक ली, लेकिन ये उसके बाइंड होने के बाद के रिस्पॉन्स पे इफेक्ट कर रही है।
ठीक है। और पार्शियल एगोनिस्ट क्या है? ये वो ड्रग है जो बाइंड करती है रिसेप्टर के साथ, लेकिन ये फुल जो है अपना अफेक्ट नहीं शो करती, ये पार्शियल अफेक्ट शो करती है। फिर आ जाती है कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी। ये वो एक्टिविटी है जब एक एगोनिस्ट या लाइगेंड जो है वो आके बाइंड नहीं किया, उसके एब्सेंस में जो एक्टिविटी है उसको कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी कहते हैं। फिर आ जाता है इनवर्स एगोनिस्ट। ये वो ड्रग है जो बाइंड करती है नॉन एक्टिव स्टेट ऑफ रिसेप्टर मॉलिक्यूल के साथ और डिक्रीज कर देती है कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी को। ये सब क्या करते? एगोनिस्ट ये एक्टिवेट कर रहा था, एंटागोनिस्ट इनको रोक रहा था। ए इनवर्स एगोनिस्ट क्या कर रही है? उल्टा कर रही है, ये नॉन एक्टिव स्टेट में लेके जा रही है। फिर आ जाता है ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व। इसमें हम इंक्रीजिंग रिस्पॉन्स का कर्व देखेंगे किसके साथ? इंक्रीजिंग ड्रग कंसंट्रेशन या डोज के साथ। और क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व में हम ग्राफ देखेंगे किसका? इंक्रीजिंग फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन जो कि स्पेसिफिक रिस्पॉन्स शो कर रही है एट प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग डोज पे। ये दो चीज़ें इसमें हम रिस्पॉन्स देख रहे हैं, इसमें हम इंक्रीजिंग फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन जो इफेक्ट रिस्पॉन्स शो कर रही है उसके अगेंस्ट हम ग्राफ बना रहे हैं। फिर आ जाता है EC50 ED50 क्या है? ये क्या है? ये है वो कंसंट्रेशन और डोज जो कि 50% ऑफ मैक्सिमल इफेक्ट या टॉक्सिसिटी कॉज करती है। ठीक है। फिर आ जाता है TD50 क्या है? ये हम क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व में देखते हैं और ये हमने ग्रेडेड में देखना है। इसमें अब वो कंसंट्रेशन या डोज जो कि स्पेसिफिक फील्ड रिस्पॉन्स कॉज करती है 50% ऑफ पॉपुलेशन और स्टडी में, उसको आप TD50 कहते हो। ठीक है। फिर आ जाता है KD। ये क्या है? ये कंसंट्रेशन है ड्रग की जो 50% ऑफ रिसेप्टर्स इन द सिस्टम के साथ बाइंड करती है। एफिकेसी और मैक्सिमल एफिकेसी क्या है? एफिकेसी लार्जेस्ट इफेक्ट जो कि आप एक पर्टिकुलर ड्रग से अचीव कर सकते हो। ठीक है। डोज के ई मैक्सिमम, डोज के रिगार्डलेस जितनी मर्जी डोज दो, लेकिन एक ड्रग जो मैक्सिमम इफेक्ट शो कर सकती है उसको आप कहते हैं एफिकेसी या मैक्सिमम एफिकेसी। ठीक है। पोटेंसी क्या है? ये अमाउंट या कंसंट्रेशन है ड्रग की जो हमें चाहिए स्पेसिफिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। ये आप लोगों की सारी डेफिनेशंस थी। ठीक है। अच्छा जी। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। ग्रेडेड सॉरी, पहले मैं रिसेप्टर करा लूँ आपको। अच्छा, यहाँ यहाँ हम देखेंगे रिसेप्टर्स को। ठीक है, कि रिसेप्टर क्या होते हैं। अच्छा जी, रिसेप्टर्स क्या हैं ये हम देखेंगे। अच्छा, रिसेप्टर्स जो हैं जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन में बता दिया कि वो मॉलिक्यूल हैं जिसके साथ आके ड्रग बाइंड करेगी और फिर फंक्शन चेंज एंड फंक्शन आएगा सिस्टम में। ठीक है, तो अब ड्रग रिसेप्टर जो है उसको होना क्या चाहिए? ठीक है, उसको होना चाहिए सेलेक्टिव। दो चीज़ें उसमें मस्ट होनी चाहिए, एक ये वो सिलेक्टिव हो, ठीक है, और दूसरा वो मॉडिफाइएबल हो। अब सिलेक्टिव और मॉडिफाइएबल का मतलब देखते हैं हम। देखो, जो सिलेक्टिव है, सिलेक्टिव उसको कैसे होना चाहिए? सिलेक्टिव उसको अपनी लाइगेंड बाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में होना चाहिए। ठीक है, ताकि वो रिस्पॉन्ड कर सके प्रॉपर केमिकल सिग्नल से, लेकिन उसको रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए अगर कोई मीनिंगलेस आ रहा है। ठीक है, मतलब उससे प्रॉपर ड्रग देख के उसके सिग्नल को देख के ही रिस्पॉन्ड करना है। ये रिसेप्टर में सिलेक्टिव होना मस्ट है। नंबर 2, मॉडिफाइएबल। ये क्यों? मॉडिफाइएबल नहीं होगी तो फंक्शनल चेंज नहीं आ पाएगी। ठीक है, ये वाली चीज, ये दो चीजें रिसेप्टर में मस्ट होनी चाहिए। फिर तीसरी चीज जो हमने ऑलरेडी पढ़ी है वो है रिसेप्टर साइट, जिसको हम रिकॉग्निशन साइट भी कहते हैं। ठीक है, ये जो होती है ना, ये स्पेसिफिक बाइंडिंग रीजन है रिसेप्टर का, जहाँ पे आके रिसेप्टर जो ड्रग है या लाइगेंड है वो बाइंड करता है। ठीक है, और उसके बाद फर्दर एक्टिविटी प्रोड्यूस होती है।
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अफेक्टर्स। अब अफेक्टर्स की बात करो तो हम अफेक्टर्स की बात करते हैं। हाँ जी, अफेक्टर्स की हम बात करते हैं। तो जो अफेक्टर है वो क्या है, जैसे कि मैं डेफिनेशन में बता चुकी हूँ, जो कि चेंज लाता है, ठीक है। तो जो अफेक्टर्स जो कि ड्रग रिसेप्टर, मतलब ड्रग आई, उसने अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, तो उसके बाद जो फर्दर चेंज आएगी, जो चेंज आती है वो अफेक्टर्स की वजह से होती है। अब इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है एडिनाइलाइल साइक्लेस। क्या है हमारे पास बेस्ट एग्जांपल? एडिनाइलाइल साइक्लेस, ठीक है। कुछ रिसेप्टर्स जो होते हैं वो ड्रग बाइंडिंग साइट में भी वर्क करती हैं और इफेक्टर मैकेनिज्म भी करते हैं, ठीक है। जैसे कि टायरोसिन काइनेज इफेक्टर एंजाइम की यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। और दूसरा सोडियम पोटेशियम चैनल की भी, ये दो चीज़ें। और नेक्स्ट हम फिर अब चलते हैं किस पे, ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स के रिलेशनशिप पे, ठीक है। अब ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप जो है, ये आपने ना अच्छे से समझना है ताकि आपको आगे सही समझ आए। ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स, अब यहाँ पे हम बात किस किस चीज़ों की करेंगे? एफिकेसी, पोटेंसी, ठीक है। और एक ये पॉइंट मैं हाईलाइट कर देती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ। चलो भाई, ये हो गया। अब देखो, ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स, पहले तो मैंने आपको बताया कि ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स में हम किन दो चीज़ों को का ग्राफ बना रहे हैं। एक तो हम एक साइड पे हम ले रहे हैं इंक्रीजिंग रिस्पॉन्स को, और दूसरी साइड पे हम ले रहे हैं इंक्रीजिंग ड्रग कंसंट्रेशन या डोज को, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, हम परसेंटेज ऑफ रिसेप्टर को मेजर करते हैं। कैसे? ये ग्राफ बना के, ठीक है। और अब आपने इस ग्राफ को देखना है। अच्छा, एक चीज़ और कि हम इसमें ना ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स में दो पैरामीटर्स हम निकालते हैं इस ग्राफ को बना के। एक तो हमें से एफिकेसी का पता चलेगा और दूसरा हमें पोटेंसी का पता चलेगा। एफिकेसी क्या है, पोटेंसी क्या है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ डेफिनेशंस में, ठीक है। अब देखो, जो पोटेंसी अगर कम होगी, ठीक है, तो नहीं, अगर एफिकेसी कम होगी तो पोटेंसी ज़्यादा होगी, अगर पोटेंसी कम होगी तो एफिकेसी ज़्यादा होगी, ठीक है। ये दो ऑपोजिट हैं इनके। अब हम इस ग्राफ पे आते हैं, तो ग्राफ में आप देखो, तो ये देखो आप, ठीक है। हम्म, ठीक है, अच्छा जी। हाँ, ये देखो, यहाँ पे आप देखो तो हार्ट रेट में जो चेंज आ रही है और यहाँ पे आपने डोज ली है। अब ये ग्राफ हमने बनाया है, ठीक है। तो EC50 क्या है? ये है हमारे पास एफिकेसी। और एफिकेसी थी क्या? जो ग्रेटेस्ट इफेक्ट वो शो कर रही थी, ठीक है। नहीं सॉरी, ये EC50 था, हाफ लाइफ, ठीक, जो कि 50% मैक्सिमल इफेक्ट का जो है वो ये है। उसके बाद ई मैक्सिमम जो है ये एफिकेसी है, सॉरी मैंने गलत बोला है, ठीक है। ये जो है हमारे पास एफिकेसी है, या फिर इसको आप मैक्सिमल एफिकेसी भी कह सकते हो। ये क्या है, ये देखो, ये यहाँ पे है, ये, ठीक है। ये मैक्सिमम इफेक्ट है, यहाँ से आगे ड्रग नहीं प्रोड्यूस कर सकती इफेक्ट, इसलिए हम इसको ई मैक्सिमम भी कहते हैं। वैसे नॉर्मली हम इसको एफिकेसी कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, वही है, यहाँ लीनियर स्केल था, यहाँ लॉग स्केल में दिया हुआ है। EC50 ये है 50% में, ये इसका मैक्सिमम इफेक्ट, यहाँ पे इसका ये मैक्सिमम हो गया। यहाँ देखो, ठीक है, ये इसका आ गया KD। अब KD क्या है, इस पॉइंट पे जो कंसंट्रेशन है ड्रग की, वो 50% ऑफ रिसेप्टर्स जो हैं सिस्टम के उनको बाइंड कर चुकी हुई है, ठीक हो गया।
और ये क्या है बी मैक्सिमम, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसेप्टर जो बाइंड करेंगे, ये इससे आगे मैक्सिमम रिसेप्टर जो है वो बाइंड नहीं करेंगे। ये चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। फिर यहाँ पे हम आते हैं क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व में, ठीक है। अब ये ना आपको दोनों का पता होना चाहिए कि दोनों के डिफरेंसेस क्या हैं, मतलब उसमें हम क्या देख रहे थे और इसमें क्या देख रहे थे, ये चीज़ें आपने साथ साथ देखनी है। अब क्वांटल डोज रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम किन दो चीज़ों के दरमियान में हम पॉपुलेशन को लेते हैं। तो यहाँ पे आप अगर देखो तो यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है पेशेंट इंडिविजुअल रिस्पॉन्डिंग, और यहाँ पे डोज, ये दो चीज़ें हम इनके दरमियान में ग्राफ बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे, हम देखेंगे मीडियन इफेक्टिव डोज, मीडियन टॉक्सिक डोज और मीडियन लीथल डोज, ये चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। चलो अब हम ग्राफ देखते हैं। फिर अब देखो, ये तो दो चीज़ें मैंने आपको बता दी कि ये परसेंटेज इंडिविजुअल्स जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और यहाँ पे डोज। अब हमने देखनी है ED50 क्या है, LD50 क्या है। अब देखो ये यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हुआ, ये ठीक है, ये क्या है क्यूमुलेटिव परसेंट जो कि थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या है यही ड्रग देने की वजह से जो हर डोज पे बंदे की डेथ हुई है, ठीक है, वो वाली परसेंटेज यहाँ पे है। और यहाँ पे हमें मतलब फ़ायदा हो रहा है, थेरेप्यूटिक इफेक्ट मिल रहा है। अब यहाँ पे हमने देखना है, ये वो परसेंटेज है जो हमें चाहिए डिज़ायर इफेक्ट के लिए। ED50 क्या है, ये 50% ऑफ इफेक्ट ड्रग का, वो यहाँ पे हमें मिल रहा है। फिर यहाँ पे चलो, तो ये यहाँ पे हम डेड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें लीथल टॉक्सिसिटी मिल रही है जिसकी वजह से जो पेशेंट्स हैं या जो भी पर्सन हैं वो डेड हो रहे हैं। यहाँ पे आप देखो तो ये क्या है, ये है हमारे पास LD50। LD50 क्या हुआ, LD50 हमारे पास आ जाता है लीथल डोज जिसको हम कहेंगे, ठीक है। और लीथल डोज मतलब 50% ऑफ द डोज ये आ जाता है, और 50% टॉक्सिसिटी जो कॉज कर रहा है ये वो डोज है। फिर यहाँ पे हमें परसेंटेज जो लीथल इफेक्ट के लिए चाहिए वो यहाँ है, ये चीज़ इन्होंने बताई हुई है। और नेक्स्ट हम चलते हैं अब इन डेफिनेशंस पे। अच्छा, अब इन डेफिनेशंस को देखो, दोबारा से मैं यहाँ पे बता देती हूँ। अब आ जाता है आपके पास एफिकेसी। एफिकेसी जैसे मैंने आपको पहले बताया, डेफिनेशंस में हम देखा कि एफिकेसी क्या थी। एफिकेसी थी हमारे पास वो ग्रेटेस्ट इफेक्ट जो कि एक एगोनिस्ट प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब जो उसका मैक्सिमम, जो वो अपना बेस्ट दे सकता है उसको, ठीक है, जितना उसका लेवल है उस लेवल तक जो वो अपना देगा इफेक्ट, उसको हम कहते हैं मैक्सिमल एफिकेसी या एफिकेसी, ठीक है। और इसको हम कैसे मेजर करते हैं, हम इसको ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व से मेजर कर सकते हैं, लेकिन हम इसको क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व से मेजर नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी बात एक और, पोटेंसी। अब हम देखते हैं पोटेंसी, दूसरी चीज पोटेंसी, ठीक है। अब पोटेंसी में हम क्या देख रहे हैं कि पोटेंसी क्या चीज़ है। पोटेंसी वो चीज़ है जो हमें ड्रग की कंसंट्रेशन चाहिए, ठीक है, जो कि स्पेसिफिक इफेक्ट प्रोड्यूस करे, ठीक हो गया। अब इसको हम फर्दर इसमें जो दो तीन बातें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। और इसमें जो हमें 50% चाहिए होती है वो EC50 होती है, और इसी में हम दो चीज़ें और भी देख सकते हैं, लीथल डोज या टॉक्सिक डोज 50, वो भी पोटेंसी के वेरिएबल्स हैं, ठीक है। और इसको हम क्वांटल और ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स का दोनों से ही मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे स्पेयर रिसेप्टर्स की, ठीक आ गया। अच्छा, स्पेयर रिसेप्टर क्या चीज़ होती है हमारे पास। स्पेयर रिसेप्टर्स जो है जब ड्रग ने आके बाइंड किया, ठीक है, जब ड्रग आके हमारे पास बाइंड कर रही है,
अब जितनी ड्रग के मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे। अब जितने ड्रग के मॉलिक्यूल्स थे उन सब अपने ड्रग की जो वो है रिसेप्टर्स हैं उन सब के साथ बाइंड कर लिया। उसके बावजूद जो रिसेप्टर्स बच गए उनको हम स्पेयर रिसेप्टर्स कहते हैं। वो आपको नाम से भी पता चलना होता है स्पेयर, ठीक है, मतलब कि बकाया खाली बचे हुए हैं। और ये कब होता है, जिस टाइम हमें देखो जब आके ड्रग के सारे मॉलिक्यूल्स बाइंड कर चुके हैं रिसेप्टर के पास, तो उस टाइम हमारे पास मैक्सिमम ड्रग रिस्पॉन्स जो है हमें मिल चुका हुआ होता है, ठीक है। तो स्पेयर रिसेप्टर में यही है। अच्छा, इसके दो मैकेनिज्म और भी हैं। ये है कि जो फैक्टर एक्टिवेशन का ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन ऑफ ड्रग रिसेप्टर से ज़्यादा हो सकता है, और दूसरा ये हो सकता है कि जो एक्चुअल नंबर ऑफ रिसेप्टर हैं वो नंबर ऑफ इफेक्टर से ज़्यादा है। मतलब एक तो वो जो मैंने बताया कि रिसेप्टर बच गए हैं क्योंकि वो ड्रग मॉलिक्यूल पूरे हो चुके हैं, और दूसरा यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो इफेक्टर की एक्टिवेशन है वो ज़्यादा ग्रेट है ड्यूरेशन ऑफ ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन से। ये दो चीज़ें। और फिर ये ग्राफ देखो ड्रग रिसेप्टर का, ये देखो परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम, और ये आ गया मेरे पास डोज। ये ड्रग ने आके बाइंड किया, ये ड्रग का इफेक्ट है, ये ड्रग की बाइंडिंग है। ये केडी है जो मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। ये हमारे पास इसी 50 है एफिकेसी एट 50%, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ डेफिनेशंस ही हैं जिनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी। वो आ जाती हैं एगोनिस्ट। एगोनिस्ट क्या है, डेफिनेशन से मैं आपको बता चुकी हूँ। जब कोई वो मॉलिक्यूल जो आके बाइंड करेगा और वो एक्टिवेट कराएगा, ठीक है, रिसेप्टर की एक्टिवेशन कराएगा, हम उसको एगोनिस्ट कहते हैं। इसमें एक आ जाता है फुल एगोनिस्ट, एक आता है पार्शियल एगोनिस्ट। फुल एगोनिस्ट क्या हुआ, जब वो ड्रग के साथ बाइंड करता है, ठीक है, तो वो फुल इफेक्ट शो कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम कहेंगे फुल एगोनिस्ट। दूसरा हमारे पास आ जाता है पार्शियल एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट का क्या होता है, ये जब बाइंड करता है तो ये आपको फुल इफेक्ट नहीं देता, ये आपको फुल से कम इफेक्ट देगा, ये हाफ इफेक्ट देगा। फिर हमारे पास आ जाता है इनवर्स एगोनिस्ट। इनवर्स एगोनिस्ट में क्या होता है, ये क्या करता है, ये जब बाइंड करता है तो ये उल्टा काम करता है, ठीक है। इसने बाइंड किया तो ये एक्टिव स्टेट से इन एक्टिवेट कराने के बजाय उसको इनएक्टिव स्टेट में लेके चला गया, ठीक है। ये उसकी अफिनिटी को कम कर देगा। फिर आती है बाइस्ड एगोनिज्म। ये क्या है, बाइस्ड एगोनिज्म। बाइस्ड एगोनिज्म क्या है, ये कुछ एगोनिस्ट की एबिलिटी होती है कि वो एक एक मॉलिक्यूल या ड्रग कह लो, ठीक है, उसके साथ जब बाइंड करते हैं तो वो डिफरेंट रिस्पॉन्स देते हैं, और दूसरे के साथ बाइंड करेंगे तो वो डिफरेंट रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है। जैसे कि बीटा बीटा एड्रीनो रिसेप्टर के लाइगेंड हो गए, ठीक है, जब आप उनको किसी और के साथ बाइंड करते हो तो वो डिफरेंट रिस्पॉन्ड देंगे, मे बी वो डाउन स्ट्रीम इफेक्ट्स दें। इसको बाइस्ड एगोनिज्म कहते हैं। बाइस्ड मतलब किसी एक के फेवर कर रहा है, दूसरे की फेवर नहीं कर रहा, ये बात आ गई। फिर हमारे पास आ जाता है एंटागोनिस्ट, ठीक है। एंटागोनिस्ट हमारे पास क्या है, एंटागोनिस्ट होता है जब वो बाइंड करता है तो एगोनिस्ट की एगोनिस्ट से एक्टिवेशन को रोकता है। तो एंटागोनिस्ट की आगे ना हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स। टाइप्स में क्या क्या आ जाता है, एक आ गया कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, दूसरा आ गया इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट, ठीक है। कॉम्पिटिटिव कहो या इरिवर्सिबल कहो, ये दो हैं। अब कॉम्पिटिटिव अलग है और इरिवर्सिबल अलग है। कॉम्पिटिटिव क्या है, कॉम्पिटिटिव जब जाके बाइंड करेगा तो जब आप एगोनिस्ट की जो कंसंट्रेशन है, इसमें ना आप एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन हमने ज़्यादा की तो हम इसको करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इरिवर्सिबल में क्या होता है, एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन हमने ज़्यादा की लेकिन हमें इफेक्ट कोई नहीं मिलेगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर आ जाता है
सॉरी, ये तो मैंने आपको गलत बताया ना। नहीं, ठीक है, सॉरी सॉरी, ठीक है। कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल डिफरेंट है, ये तो कंसेप्ट। उसके बाद मैंने आपको बताना था फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट क्या होता है और केमिकल। अच्छा, फिजियोलॉजिकल के साथ आपको मैं फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट भी यहाँ पे बताती हूँ। जो फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट होता है ना, जब ये जो फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट होता है ना, वो जब बाइंड करता है, ठीक है, ड्रग के साथ, वो क्या करेगा, फॉर एग्जांपल दिस, ठीक है, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है और मैं इसको डिफरेंट कलर में लेती हूँ, लाइक दिस, ठीक है, ये हमारे पास ड्रग है। जब ये बाइंड करती है इसके ये, और यहाँ से एक और ड्रग आई, ठीक है, ये इसको एक्टिव एंटागोनिस्ट करने के लिए, एंटागोनाइज करने के लिए, जब ये इफेक्ट करेगा सेम रिसेप्टर के साथ ही आके बाइंड करेगा और अपना अफेक्ट, इसके इफेक्ट को रोक देगा, ठीक है, इसके इफेक्ट को रोक देगा। अब जो फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट होता है ना, वो क्या करता है, वो क्या करेगा, लाइक दिस, ठीक है, ये आपका रिसेप्टर है और वो आके बाइंड कर रहा है आपके यहाँ, यहाँ पे है जो असल में है, जबकि वो यहाँ असल पे आने के बजाय वो जाके डिफरेंट पे कर रहा है और वो उसके ऑपोजिट इनफेक्ट जो है वो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से वो फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म हो रही है। फिर आ जाता है केमिकल एंटागोनिस्ट क्या है। अब केमिकल एंटागोनिस्ट क्या होता है, ठीक है, अच्छा, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट में आपको मैं एग्जांपल देती हूँ किसकी। फॉर एग्जांपल ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर एक्शन है हिस्टामिन का, उसके अगेंस्ट हम फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट दे दें अगर एपिनेफ्रिन, तो वो ब्रोंकोडायलेटर एक्शन कॉज करेगी। और ग्लूकागॉन और इंसुलिन ये भी एंटागोनिस्ट होते हैं, फिजिकल एंटागोनिस्ट। अच्छा, केमिकल एंटागोनिस्ट की बात करते हैं तो केमिकल एंटागोनिस्ट जो होता है वो इंटरेक्ट करता है ड्रग के साथ डायरेक्टली, और वो क्या करता है, या तो अगर ड्रग यहाँ पे है ऑलरेडी, इसके साथ बाइंड है, ठीक है, इसके साथ यहाँ पे बाइंड की हुई है उसने, यहाँ पे उसने बाइंड किया हुआ है, तो वो यहाँ बाइंड करने के उसके उसको यहाँ से रिमूव कर देगा या फिर उसको इनएक्टिवेट कर देगा, तो हम इसको केमिकल एंटागोनिस्ट कहते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स में डायमर कैप्रोल आ जाता है, ये चिलेटर है लेड का, इसको हम एज अ वो भी देते हैं, रेस्क्यू भी। और उसके अलावा एक प्रेलिडॉक्साइन, ठीक है, ये हम देते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर है ये हमारी एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट की बातें हो गई। अब देखो ज़रा इसको, ठीक है, इसको ना थोड़ा इजी लेके समझना, इसको इतना मुश्किल ना बनाना जितना यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। देखो, अब यहाँ पे आपसे ये चीज़ देखनी है कि आर ए और आर आई का मतलब क्या है। आर ए का मतलब है, ठीक है, आर आई जो है वो है इनएक्टिव, इसमें कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है, और आर ए क्या है, ये हमारे पास एक्टिव फॉर्म है, ठीक है, ये ड्रग ने आके बाइंड किया आर ए प्लस डी, आर ए डी, ठीक है, इफेक्ट प्रोड्यूस होगा ये, ठीक है, नहीं प्रोड्यूस होगा इफेक्ट। अच्छा, ये हमने ग्राफ देखा, ये होगी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी का मतलब क्या बना जनाब, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी जैसे हमने की पढ़ी थी कि ये है एब्सेंस ऑफ ड्रग, यहाँ पे कोई ड्रग नहीं है ना, इसकी एब्सेंस में जो एक्टिविटी होती है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी कहते हैं। अब देखो, ये फुल एगोनिस्ट है, फुल एगोनिस्ट है, मैक्सिमम रिस्पॉन्स शो कर रहा है, ये पार्शियल एगोनिस्ट है, उसका हाफ रिस्पॉन्स शो कर रहा है, ये एंटागोनिस्ट है, ठीक है, ये इसके साथ ड्रग के साथ बाइंड करेगा और इसको एंटागोनाइज कर देगा। इनवर्स एगोनिस्ट, ये देखो, ये यहाँ जा रहा है और ये नीचे जा रहा है, ये है इनवर्स एगोनिस्ट, ये चीज़ इसमें समझने की चीज़ है, बाकी ए आई से इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक और चीज़ आप यहाँ पे देखो, ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो कि ये एगोनिस्ट की डोज है और ये मैक्सिमम है, ये जो है एगोनिस्ट अलोन यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे देखो अगर एंटागोनिस्ट यहाँ पे आके एक्ट करता है तो ये कहाँ पे चला जाएगा,
और एगोनिस्ट के साथ अगर कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है तो वो यहाँ पे जाएगा। मतलब ये सिर्फ एगोनिस्ट है, जब एंटागोनिस्ट ने अफेक्ट किया तो ये यहाँ आ गया। फिर जब अपने एगोनिस्ट कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट के साथ है वो यहाँ पे एक्ट करेगा। कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट का क्या है, हम एगोनिस्ट को इंक्रीज करेंगे और हम कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट से बच सकते हैं। यहाँ पे देखो तो ये एगोनिस्ट का इफेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे आके एंटागोनिस्ट ने अफेक्ट किया तो क्या हुआ, ये वापस नीचे की तरफ चला गया, ठीक है। और एगोनिस्ट के साथ इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट है, तो यहाँ पे तो हम इस जैसे ये था ना कि यहाँ पे हम कॉम्पिटिटिव थे, हमने एगोनिस्ट को इंक्रीज किया तो हम ऊपर चले गए, यहाँ पे ऊपर नहीं गया, ये वहीं का वहीं रह गया। ये दो चीजें, ये दो कंसेप्ट हैं कॉम्पिटिटिव और दूसरे वाले एंटागोनिस्ट के, ठीक है। फिर थेराप्यूटिक इंडेक्स जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहाँ दोबारा है तो मैं आपको यहाँ दोबारा याद करा देती हूँ कि थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या था। थेराप्यूटिक इंडेक्स रेशो थी TD50 टू द ED50। सॉरी मेरे हाथ से हमने नहीं पढ़ा। क्वांटल रोज रिस्पॉन्स से हम इसको निकालते हैं, ठीक है। रेशो किसकी है, TD50 डिवाइडेड बाई ED50, ठीक है। मतलब लीथल डोज या टॉक्सिक डोज 50 डिवाइडेड बाय इफेक्टिव डोज 50, ये हमारा थेराप्यूटिक इंडेक्स निकल आएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है विद इट्स इक्वेशन, ये काफ़ी दफ़ा प्रॉफ में पूछी गई है। फिर आ जाती है दूसरी चीज़ कि थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या है। थेराप्यूटिक इंडेक्स में हम मैक्सिमम इफेक्ट को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। मिनिमम इफेक्टिव थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन या डोज को मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन, इसमें हम रेंज निकाल रहे हैं, माइनस है यहाँ पे दरमियान में, ठीक है। इसको हम इंडेक्स इसको हम थेरेप्यूटिक, हम ऊपर वाले को थेरेप्यूटिक इंडेक्स कहते हैं, इसको हम थेरेप्यूटिक विंडो कहते हैं। ये मैंने क्यों गलत लिखा हुआ है, ये विंडो है, विंडो, इसमें हम रेंज निकालते हैं। अच्छा जी, फिर हमारे पास आ जाता है सिग्नलिंग मैकेनिज्म। सिग्नलिंग मैकेनिज्म, अब आप देखो कि सिग्नलिंग मैकेनिज्म में क्या होता है। जब एक एगोनिस्ट ड्रग आके बाइंड करती है ना अपने रिसेप्टर के साथ, तो कुछ इफेक्टर मैकेनिज्म एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। और इसमें टाइप्स आ जाती हैं, टाइप्स नीचे एक टेबल है, मैं उसमें बताती हूँ आपको। फिलहाल आप इस ड्रग को पहले इस ड्रग को देखो, ठीक है। ये टाइप्स, बल्कि मैं आपको पहले टाइप्स बताती हूँ फिर हम इसको देखते हैं। ये देखें आप, ठीक है। सबसे पहली रिसेप्टर की टाइप आ गई इंट्रासेलुलर, जो कि स्टीरॉइड रिसेप्टर लाइक होता है, ठीक है। इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, स्टीरॉइड, विटामिन डी, नाइट्रिक ऑक्साइड, या ये एग्जांपल है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये हाईली परमानेंट एजेंट्स होते हैं और ये क्या करते हैं, ये क्रॉस करते हैं मेम्ब्रेन को और एक्टिव इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स को। तो फैक्टर मॉलिक्यूल जो होता है वो रिसेप्टर का पार्ट भी हो सकता है और वो सेपरेट भी हो सकता है, ठीक है। अब इसी की ऊपर देखो नंबर 1, ये आउटसाइड सेल है, ये इनसाइड सेल है, ठीक है। ये आउटसाइड है, ये इनसाइड है, और ये यहाँ से यूं करके आराम से, क्योंकि ये परमिएबल है, गुजर गया और यहाँ आके इसने अफेक्टर मैकेनिज्म्स कर लिया, ठीक है। नंबर 2 पे आते हैं हम। ये हमारे पास है मेम्ब्रेन स्पैनिंग रिसेप्टर अफेक्टर एंजाइम। इसमें इंसुलिन आ गया, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर आ गया और सिमिलर एजेंट्स। ये बाइंड करते हैं किसके साथ, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करेंगे, जो कि इनकॉर्पोरेट करेंगे टायरोसिन काइनेज एंजाइम एक्टिविटी को उनकी इंट्रासेलुलर डोमेन पे, ठीक है। ऐसे जो रिसेप्टर्स होते हैं वो डायमराइज करते हैं जब वो एक्टिवेट होते हैं। अब ये देखो, ये यहाँ पे ये टायरोसिन काइनेज को कर रहे हैं, ठीक, ये वाली बात। अब तीसरा हमारे पास आ जाता है क्या, मेम्ब्रेन रिसेप्टर जो बाइंड करते हैं इंट्रासेलुलर टायरोसिन काइनेज जैक स्टेट रिसेप्टर्स। मैनी साइटोकाइन्स जो होते हैं वो एक्टिवेट करते हैं रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स को जो बाइंड करते हैं इंट्रासेलुलर टायरोसिन काइनेज एंजाइम के साथ, जिसमें जेनस काइनेज जैक जो एक्टिवेट करता है ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटर्स, सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स और एक्टिवेटर्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन स्टैट्स को, ठीक है, जो माइग्रेट करते हैं न्यूक्लियस में और वो फाइनल इफेक्ट लेकर आते हैं। ये हमारे पास प्रोसेस था। और यहाँ पे देखो ये ये देखो जैक स्टेट, ये इसके साथ बाइंड किया,
जैक काइनेस, ये स्टैट, और यहाँ पे आगे फर्दर इसका इफेक्ट होगा शो। यहाँ पे नेक्स्ट हम देखें तो लाइगेंड एक्टिवेटेड मॉड्यूलेटेड मेम्ब्रेन आयन चैनल, ये क्या होते हैं? इसमें एग्जांपल आ जाती है सोडियम पोटेशियम चैनल्स की, जो एक्टिवेट होते हैं ड्रग से। एसिटाइलकोलिन एक्टिवेट करेगी निकोटिनिक सोडियम पोटेशियम चैनल को, सेरोटोनिन एक्टिवेट करेगी 5-HT3 को, सोडियम पोटेशियम चैनल्स को बेंजोडाइazepines, बारबिचरेट्स, ये जो होते हैं ये मॉड्यूलेट करेंगे गाबा एक्टिवेटेड चैनल्स को। मतलब आयन चैनल्स, उसमें 3 एग्जांपल्स यहाँ पे बताई हुई आपको। ये आयन चैनल है, ये आयन चैनल के थ्रू आएगा, ये जाएगा और इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। फिर हमारे पास लास्ट आ जाता है एंड फिफ्थ, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो होते हैं उसमें 7 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होती हैं और जो एक्टिवेट होती हैं एक्स्ट्रा सेलुलर लाइगेंड से। ये बाइंड करती हैं ट्राइमेरिक जी प्रोटीन्स को इन द इनर मेम्ब्रेन एंड कॉज करती हैं रिलीज ऑफ एक्टिवेटेड जी अल्फा एंड जी बीटा यूनिट्स को। ठीक है, ये जो एक्टिवेटेड यूनिट्स होती हैं ये मॉड्यूलेट करती है साइटोप्लाज्मिक इफेक्ट कॉज करती हैं। जो इफेक्ट होता है वो सिंथेसाइज करेगा और रिलीज करेगा सेकंड मैसेंजर्स के। सेकंड मैसेंजर्स कौन से होते हैं? CAMP हो गया, IP3DAG। ठीक है, और ये मोस्ट कॉमन टाइप है रिसेप्टर्स के बॉडी में। ये देखो, ये हमारे पास आगे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, ये इस पूरा प्रोसेस इसमें शो किया है डायग्राम में। अच्छा, नेक्स्ट अब हम चलते हैं रिसेप्टर रेगुलेशन पे। अच्छा, रिसेप्टर रेगुलेशन पे आपने क्या देखना है? देखो, रिसेप्टर जो होते हैं ना वो रेगुलेट होते हैं, नंबर, लोकेशन और इंट्रैक्शन, ये चीज़ें इन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। चेंजेस जो हैं वो विद इन सेकेंड्स हो सकती हैं, विद इन मिनट्स हो सकती हैं, या लॉन्ग पीरियड डेज तक भी हो सकती हैं। अच्छा, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है टैकीफाइल एक्सेस। टैकीफाइल एक्सेस क्या है? फ्रीक्वेंट या कॉन्टिन्यूस एक्सपोजर एगोनिस्ट का, उसकी वजह से क्या होता है? शॉर्ट टर्म डिम्यूनेशन। डिम्यूनेशन हो गया मतलब कि रिड्यूस होने लग जाएगा रिस्पॉन्स रिसेप्टर का, जबकि हमारे पास एगोनिस्ट है लेकिन फ्रीक्वेंट या मतलब इसके कॉन्टिन्यूस और प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर है इसकी वजह से। अब इसके 2 टाइप के मैकेनिज्म्स हो सकते हैं। इसके मैकेनिज्म 3 टाइप्स के मैकेनिज्म बताए हुए हैं इसके। नंबर 1 क्या कि इंट्रासेलुलर मॉलिक्यूल जो है वो ब्लॉक कर देते हैं एक्सेस ऑफ जी प्रोटीन को, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, जी प्रोटीन कपल। ठीक है, एक्टिवेटेड रिसेप्टर मॉलिक्यूल में को जी प्रोटीन की एक्सेस को ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, नंबर 2 मैकेनिज्म क्या हो सकता है जिसकी वजह से टैकीफाइल एक्सेस हो सकती है? एगोनिस्ट बाउंड रिसेप्टर्स जो हैं वो इंटरनलाइज हो सकते हैं। कैसे? एंडोसाइटोसिस हो गई, उससे इंटरनलाइज हो गई, या फिर जो है वो रिमूव हो सकते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल के साथ एक्सपोजर होके। फिर तीसरा मैकेनिज्म क्या है कि कॉन्टिन्यूस एक्टिवेशन जो होती है रिसेप्टर इफेक्टर सिस्टम की, उसकी वजह से जो सबस्ट्रेट है या जो रिसेप्टर की सबस्ट्रेट है जिसके साथ उसने मिलके वो इफेक्ट लाना था, ठीक है, वो जो है वो डिप्लीट हो गई है, जिसकी वजह से डाउनस्ट्रीम इफेक्ट्स आने लगे। ये इसके 3 मैकेनिज्म बताए हुए हैं। एंड इस पूरे चैप्टर में यही कुछ चंद एक बातें थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं, एंड आई होप आपको समझ आई होगी। और अभी भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।